हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आपका एक पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं: सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। और इन 5 यूनिट्स का जो टोटल आता है वो आपका 23 मार्क्स है। और हर साल बोर्ड के अंदर करीब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं सॉल्यूशंस में से। सॉल्यूशन में अब हम इस साल पढ़ना क्या क्या है, क्या चीज़ हमें देखनी है, वो थोड़ा सा देखें। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इसके बाद हम करेंगे कंसंट्रेशन। लाइफ में कितने कितने तरह के सॉल्यूशन कहाँ कहाँ आपको यूज आते हैं डेली लाइफ में, वो आप देखेंगे। कंसंट्रेशन क्या है ये देखेंगे, इसके ऊपर कैलकुलेशंस देखेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, और इसी के अंदर आप करेंगे हेनरीज लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मींस गैसेस कैसे डिजॉल्व होती हैं लिक्विड में, कैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं, वो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आपको बताएगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करके आप कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आप देखेंगे राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद आप आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप 4 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि किसी भी लिक्विड में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कितना बढ़ता है? जैसे आप किचन में खाना बनता है, आप कुकर में बॉईल कर रहे हैं, उसके अंदर सॉल्ट डालकर आप बनाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। विदाउट सॉल्ट बनाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारी चीज़ और इसके ऊपर कैलकुलेशंस हम देखेंगे। नेक्स्ट होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स आप देखेंगे इसके अंदर कि किसी भी लिक्विड में सॉल्यूट मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे आप लोग कि कैसे आपके कुल्फ़ी बनाने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले एक मिक्सचर यूज़ करते हैं सॉल्ट और आइस का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए। इसके बाद देखेंगे आप इसमें ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी के अंदर आप देखेंगे आपका किचन के अंदर काम करने वाला आरओ प्लांट, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट कैसे काम करता है, आरओ प्लांट की वर्किंग इसी के अंदर आप देखेंगे। और लास्ट इसके अंदर आप देखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, और एबनॉर्मल मोलर मास के साथ साथ आप देखेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। ये टोटल सिलेबस हुआ आपका। आप चाहें तो उसको क्लिक करके एक बार पिक ले सकते हैं। टोटल सिलेबस आपका इसको कवर करता है। अब हम आते हैं आपके सॉल्यूशन पर कि सॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या। तो सॉल्यूशन हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर of 2 or more components, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपने मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद अगर मिक्सचर आपका होमोजीनस है, होमोजीनस मीन्स ये वर्ड जो होमो है, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, यानी आपने सॉल्यूशन बनाया और ये टोटल सेम है हर जगह देखने में। जैसे सपोज आप कहें कि आपने वाटर लिया और वाटर के अंदर आपने मिक्स कर दिया सॉल्ट, या मिक्स कर दिया आपने शुगर। अब सॉल्ट या शुगर मिक्स करने के बाद
इस सॉल्यूशन को आप कहीं से भी सैंपल उठा लें, कहीं से भी सैंपल उठाएं, ये हर जगह एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, टोटल एक जैसा होगा, टेस्ट हर जगह एक आएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो अगर मिक्सिंग यूनिफॉर्म है देन यू विल से इट इज सॉल्यूशन। अब डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, हम बात करते हैं एक्वा सॉल्यूशन की, क्योंकि डेली लाइफ में नॉर्मली हम जो सॉल्यूशंस बनाते हैं अक्सर हम वाटर ही यूज़ करते हैं, पानी के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे आप कहें कि सॉल्ट प्लस वाटर, और आप कहें कि शुगर प्लस वाटर, या आपने इस तरह सॉल्यूशन बनाए। ये सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉलिड को डिसॉल्व किया आपने लिक्विड में, सॉल्ट डिसॉल्व किया वाटर में, शुगर डिसॉल्व किया वाटर में, ये सॉल्यूशंस कहलाते हैं आपके सॉलिड इन लिक्विड टाइप। इन सॉल्यूशंस के अंदर ये जो सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है। सॉलिड को नॉर्मली हम कहते हैं सॉल्यूट और लिक्विड को हम कहते हैं सॉल्वेंट। ये जनरल है, जनरली हम मान लेते हैं कि जो सॉलिड है वो सॉल्यूट है, जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने दोनों कंपोनेंट जो मिलाए हैं दोनों ही लिक्विड हों, मीन्स आपने सपोज इसके अंदर वाटर लिया और आपने मिक्स इसके अंदर अल्कोहल किया और दोनों को मिलाकर के वाटर प्लस अल्कोहल बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया। ये भी सॉल्यूशन है। अब इसमें अगर आप बात करें तो वाटर भी सॉल्वेंट का काम करता है, अल्कोहल भी सॉल्वेंट का काम करता है। अब किसको आप सॉल्यूट कहेंगे, किसको आप सॉल्वेंट कहेंगे, यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे केसेस में आप क्या कहते हैं कि द कंपोनेंट, ये ध्यान रखें, कंपोनेंट प्रेजेंट इन lesser amount is called solute and the component present in greater amount is called the solvent। अब आपने कह दिया कि जो कंपोनेंट कम है वो सॉल्यूट होगा, जो कंपोनेंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन कम और ज़्यादा आप अमाउंट के बेस पे नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप अगर बात करें अमाउंट की तो इसका मतलब होता है मोल। सपोज़ आप कहें कि एक सॉल्यूशन आपने बनाया और इस सॉल्यूशन में आपने 50 ग्राम वाटर था और 50 ग्राम अल्कोहल है C2H5OH। अब अमाउंट दोनों का बराबर है, सेम हो गया। आप किसको सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे, ये प्रॉब्लम आपको आती है। आपके न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करते हैं आप बिल्कुल ठीक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला भी आपका ठीक होता है, आपकी कैलकुलेशन भी ठीक होती है, मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला स्टेप आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट गलत सेलेक्ट किया होता है। यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 50 ग्राम वाटर ज़्यादा है या 50 ग्राम अल्कोहल ज़्यादा है, एंड दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ मोल। वेट दोनों का बराबर है लेकिन मोल्स किसके ज़्यादा हैं। मोल्स आप क्लास 11th में पढ़ते आ रहे हैं कि मोल कैसे निकाला जाता है। मोल मीन्स जब किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को आप ग्राम में लिख दें इट बिकम्स अ मोल। आप कहते हैं वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। इफ द वेट ऑफ अ सब्सटेंस is equal to its molecular weight। आप मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं, मोलर मास कह सकते हैं, एक ही बात है। ओके, देन इट बिकम्स मोल। जैसे सपोज आप कहें कि कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, सपोज आपने कहा NaCl, NaCl का Na का एटॉमिक वेट है 23, क्लोरीन का है 35.5, टोटल आपने किया मिलाकर के होगा 58.5। अब ये 58.5 अगर आप ग्राम कहेंगे
कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, इट विल बी 1 मोल। यानी जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसको आप ग्राम में लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। या आप कहें कि सपोज आपने कहा वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, मीन्स टोटल होगा कितना 18। तो अगर आप कहेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर विल बी 1 मोल, 18 ग्राम वाटर विल बी 1 मोल। तो मोल निकालने का सीधा तरीका आपके पास जो है वो एक फॉर्मूला है। आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के वेट को उसके मोलर मास से, मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, ये मोल हो जाएगा। जैसे वाटर का मैंने कहा, वाटर का आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो अगर आपने 18 ग्राम लिया, 18 ग्राम लिया तो 18 ग्राम ऑफ H2O, इसका अगर आप मोल निकालेंगे तो वेट इज 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इज 18 मीन्स 1 हो गया। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल, आपको ध्यान रखना है। अब इन प्लेस ऑफ 18 ग्राम सपोज आपका होता है 36 ग्राम। अब देखिए 18 ग्राम का 1 मोल है तो 36 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, डबल अमाउंट हो गया। तो वेट विल बी 36 अपॉन 18 मीन्स विल बी 2। आपको मोल निकालने के लिए क्या करना है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, केवल आपको इतना ध्यान रखना है। इस केस में आप देखिए कि अल्कोहल और वाटर में किसके मोल ज़्यादा हैं। अगर आप बात करें, पहले आप मॉलिक्यूलर वेट देखें वाटर का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर विल बी, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 विल बी 18। अब मॉलिक्यूलर वेट आप इथाइल को निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH कैसे निकालेंगे, 2 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम का होता है 12, तो 2 × 12 प्लस 5 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल आपने कर लिया, कितना आ गया ये 46। अब देखिए 50 ग्राम वाटर है और 50 ग्राम अल्कोहल है, 50 ग्राम वाटर एंड 50 ग्राम अल्कोहल। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकालें, मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएगा, 50 ग्राम है वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। अल्कोहल का देखें, मोल्स ऑफ C2H5OH वेट कितना है 50, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 46। अब आप देखिए इसको 50 डिवाइड बाई 18, 50 डिवाइड बाई 46, ज़्यादा कौन है 50 डिवाइड बाई 18, इट विल मोर देन 2 मोल्स, इट विल जस्ट मोर देन 1 मोल। नंबर ऑफ मोल ज़्यादा किसके हैं, वाटर के, इसलिए वाटर यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। ये सिलेक्शन आपको देखना है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट का सिलेक्शन आपका गलत होगा, यहीं से आपका न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब आते हैं हम इस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपको सॉल्यूशन बन गया। अब 2 कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट में दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। तो अगर आप इनको मिक्स करें, हमने यहाँ सॉल्यूट लिया है, सॉलिड कैन बी डिजॉल्व इन सॉलिड, कैन बी डिजॉल्व इन लिक्विड, कैन बी डिजॉल्व इन गैस। ऐसे ही लिक्विड डिजॉल्व कर सकते हैं आप सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सेम वे गैस कैन बी डिजॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। इट मीन्स टोटल कितने हो गए, 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए।
अब इनके कुछ कॉमन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको लाइफ में, डेली लाइफ में आप इनको देखते हैं। जैसे आप कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को डिजोल्व किया सॉलिड में, जैसे आपके मोस्ट कॉमन है आपके अलॉयज। अलॉयज जैसे आप करते हैं किसकी बात, ब्रास की, पीतल कैसे बनता है, कॉपर एंड जिंक मिक्स करके। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन को मिक्स करके, दोनों सॉलिड हैं। ऐसे स्टील आयरन प्लस कार्बन मिक्स करके, इनको मिक्स करके जो आपके मेटल बनते हैं। अब आप देखिए ब्रास पूरा यूनिफॉर्म होता है, ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक आपको दिखाई नहीं देता है। कॉपर ब्राउन कलर का मेटल है, जिंक आपका वाइट कलर का मेटल है, और मिक्स करने के बाद जो ब्रास बनता है वो येलो कलर का बनता है। और इस येलो कलर के ब्रास में आपको कहीं भी कॉपर या जिंक पता नहीं लगता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है। ये आपका एक सॉल्यूशन है। अब आप कहें सॉलिड इन लिक्विड, मोस्ट कॉमन जैसे सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर। अब एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है सलाइन, ये ध्यान रखेंगे आप, सलाइन वाटर। कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको दे दिया जाता है कि देयर इज अ सलाइन सॉल्यूशन विच इज 5%। अब आप आगे सॉल्व ही नहीं करते क्योंकि आपको नहीं मालूम कि सलाइन मीन्स व्हाट। सलाइन मीन्स सॉल्ट, NaCl डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब आप बात करें सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस जैसे आपके डस्ट पार्टिकल इन एयर, आपकी स्टॉर्म आता है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, उस टाइम आप देखें हवा के अंदर कितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा आप कैम्फर इन नाइट्रोजन या कैम्फर इन एयर, आप कपूर रखते हैं, इवेपोरेट होता है और एयर में मिक्स हो जाता है, सॉलिड है। नेफ्थेलिन की गोलियां हैं, आप वुलन क्लोथ्स में रखते हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं, वो सॉलिड है इन गैस। ऐसे आपका लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है सॉलिड, यानी कि लिक्विड का अमाउंट कम है और सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा है। जैसे हमने एक एग्जांपल आपके लिखा अमलगम, ये एग्जांपल आपकी बुक्स में दिया हुआ है, NCERT भी लिखता है, आपके प्राइवेट रिफ्रेशर्स भी लिखते हैं। मैंने इसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल ये लिया हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, और इसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ हमने क्यों लिया है। इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पर आपकी जितनी डेफिनेशंस आपकी किताबों में लिखी हैं वो फेल हो जाती हैं। आपकी किताबों में लिखा है कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट है। फिर इसको अच्छे से साइंटिफिकली जब डिफाइन करते हैं तो मोल्स पर आ जाते हैं, और मोल्स के अकॉर्डिंग आप कहते हैं जिसके मोल्स ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसके मोल्स कम है वो सॉल्यूट है। यहाँ आप देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा कि कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है, और जब आप इसको हीट कर देते हैं CuSO4.5H2O, आप इसको हीट करते हैं, इट बिकम्स CuSO4 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर गिवन आउट, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं बाहर। ये आपका ब्लू कलर का है एंड इट इज कलरलेस, और इस कलरलेस कॉपर सल्फेट में दोबारा पानी मिला दें, अगेन इट बिकम्स ब्लू। अब देखने में आप देखिए यहाँ पर क्या दिखता है आपको, 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, नंबर ऑफ मोल्स 5 है, कॉपर सल्फेट 1 है, इट मीन्स सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर। हम क्या लिख रहे हैं आपको, सॉल्वेंट, सॉलिड मीन्स कॉपर सल्फेट। ये सिलेक्शन आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट आता है जो आपके यहाँ नहीं लिखा रहता, हायर बुक्स में आप पढ़ेंगे इसको, लेकिन यूज़ इसका यहाँ होता है आपके यहाँ 11th में भी 12th में भी, लेकिन थोड़ा ध्यान से सर्च करेंगे NCERT में, आंसर्स आपको मिलेंगे इसके। यहाँ पर आप जब भी देखेंगे कोई भी सॉल्यूशन बनता है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी आपने जैसे सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर लिक्विड है, और मिलाने के बाद जो टोटल सॉल्यूशन बनता है वो भी लिक्विड है। शुगर को डिसॉल्व किया आपने वाटर में, टोटल सॉल्यूशन कैसा बना, लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट बना तो लिक्विड उसके अंदर सॉल्वेंट है। जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है। तो यहाँ पर आपका इसको अगर आप देखें, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O, ये पूरा का पूरा कंपाउंड ये जो आपका मिलाकर बनाया है ये सॉलिड है। सॉलिड है इसलिए सॉलिड पार्ट को हम आपका मानते हैं सॉल्वेंट, ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, इस कंपाउंड को स्पेसिफिकली मैंने एक और पर्पज से लिया है। IIT में एक क्वेश्चन आया कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2 में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के केमिकली बॉन्डेड हैं और कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है।
जब आप बात करते हैं CuSO4.5H2O, ये जो 5H2O है बेसिकली इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स सॉलिड क्रिस्टल के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का होना, वाटर का अंदर होना, क्रिस्टल के अंदर होना, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसका आंसर आपको मिलेगा यूनिट 9 क्लास 11th और यूनिट 9 क्लास 12th। 11th क्लास की यूनिट में आप 9th यूनिट में जब जाएंगे हाइड्रोजन में, वहाँ पर वाटर के रिसोर्सेज में लिखा हुआ है वाटर कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलता है, और वहीं पर एक इसको दिया है CuH2O4 SO4.H2O। अब ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, जब आप 11th में पढ़ते हैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इसका मतलब क्या है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा, जो आप पढ़ेंगे यूनिट 9th क्लास 12th कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। यहाँ पर ये वाटर के जो 4 मॉलिक्यूल हैं ये कॉपर के साथ अटैच होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कॉपर के ऊपर वाटर पे चार्ज 0 होता है, कॉपर +2 एंड देन SO4 एंड .H2O। अब ये जो लास्ट वाटर मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है एंड दीज 4 आर केमिकली बॉन्डेड। अब क्वेश्चन IIT में आया, केवल NCERT से है, लेकिन NCERT की अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूरी है। आपको चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए। कोई भी कंपाउंड जब आपने 11th में पढ़ा कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, 12th में पढ़ते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि हमने 11th इस कंपाउंड को कैसे पढ़ा था और इसके ऊपर क्या चीज़ पूछी जा सकती है। इफ़ यू कैन फाइंड आउट, इन चीज़ों को अगर आप ढूंढना शुरू कर दें, आपके लिए IIT का पेपर भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होना ज़रूरी है, चीज़ों को लिंकअप करना ज़रूरी है। आपके 2 डिफरेंट चैप्टर्स को, डिफरेंट कंसेप्ट्स को मिला करके क्वेश्चन बनना, यही आपका आर्ट है क्वेश्चन पेपर सेटिंग का, जो नॉर्मली आपको CBSE के पेपर से मिलेगा, IIT के पेपर्स में मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि लिक्विड इन लिक्विड मोस्ट कॉमन है द वाटर प्लस एल्कोहल आपने मिक्स किया। ये आपका जितनी आपकी विस्की, रम, ब्रांडी मार्केट में मिलती हैं, दे आर बेसिकली सॉल्यूशन। जैसे आपकी मार्केट में अवेलेबल ड्रिंक्स हैं 42% के आसपास उसमें एल्कोहल होता है, रेस्ट इज वाटर। नेक्स्ट आपके हैं लिक्विड इन गैस, जैसे वाटर वेपर्स इन एयर। आप रेनी सीजन में देखें, आप एक ग्लास को रख दें और इसके अंदर आइस भर दें, थोड़े टाइम बाद इसके बाहर आपकी वाटर वेपर्स जमा हो जाती हैं। अब ये वाटर वेपर्स कहाँ से आती हैं? बिकॉज दे आर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में होती हैं और अंदर टेम्परेचर आइस का लो है, तो इसलिए वहाँ पर आपका ये वाटर वेपर जम जाती हैं। तो बेसिकली ये क्या है? वाटर वेपर्स इन एयर, लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आज हम गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस। गैस इन सॉलिड की बात करें, अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि गैस को सॉलिड में डिसॉल्व कैसे किया जाएगा। इसका भी एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ा है आपने? 11th क्लास में। एक रिएक्शन आप पढ़ते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट, कोई भी हो सकता है। दे गिव CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मीन्स अनसैचुरेट कंपाउंड सैचुरेट में कम कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है। ये सेम रिएक्शन आपका क्लास 10th में भी है। या इसी की आप दूसरा पढ़ते हैं कि वेजिटेबल ऑयल मीन्स आपका जो लिक्विड फॉर्म में ऑयल होता है किचन में यूज़ करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन मिक्स करते हैं और मिक्सिंग के लिए आपका यूज़ होता है निकल एंड इट बिकम्स वेजिटेबल घी मीन्स जैसे डालडा। सॉलिड जो घी आप यूज़ करते हैं वो बनता कैसे है? वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिक्स करके। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेट कंपाउंड होते हैं मीन्स उनके अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन वन बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये आपके सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सैचुरेटेड में। यहाँ ये कैटलिस्ट आप पढ़ें, इसी के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो निकल है, निकल के एटम्स क्लोजली पैक होते हैं और जो वेकेंट स्पेस है उसके अंदर छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम्स फिट हो जाते हैं
और यही मिक्सचर कहलाता है आपका रेनी निकल। एक वर्ड आप पढ़ेंगे रेनी निकल, ये वर्ड आपकी किताबों में लिखा रहता है, बट क्या है क्यों है आपको नहीं मालूम होता है। रेनी निकल ये चीज़ है आपका, निकल एटम्स के बीच में हाइड्रोजन की आपकी गैस डिजॉल्व होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, गैस डिजॉल्व इन सॉलिड। अब आप करें गैस इन लिक्विड, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जो डेली आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आप एयरेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व की जाती है और आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाते हैं। इसको भी छोड़ें, आप सीधा आप देखें रिवर के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर आपकी फिशेज़ हैं और डिफरेंट तरह के एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। उनको ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वो ऑक्सीजन एक्चुअली डिजॉल्व रहती है किस में, लिक्विड वाटर में। तो वहाँ पर गैस डिजॉल्व इन लिक्विड हो गया। और गैस इन गैस, जैसे आपका एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेज सारी मिक्स होकर के यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है एंड दैट इज एयर। अब दीज आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बाद अब हम शुरू करते हैं इसमें कंसंट्रेशन। अब आपने सॉल्यूशन तो बना लिया कि सॉल्ट ऐड किया वाटर में, शुगर ऐड किया वाटर में। अब ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, अगर आपने 1 स्पून डाला तब, 2 स्पून डाला तब, 3 स्पून डाला तब, सॉल्यूशन तो वही है, सॉल्ट इन वाटर, लेकिन अमाउंट चेंज हो गया। तो जो रिलेटिव अमाउंट है आपका, जो रिलेटिव अमाउंट है उसको ही हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन वर्ड है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखें। सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिख देते हैं SOLN, सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन COSC एंड N ऊपर लिख दिया, दिस मीन्स कंसंट्रेशन। ये सभी साइंटिफिक नोटेशन है जो आपको साथ साथ सीख लेना चाहिए। कंसंट्रेशन मीन्स रिलेटिव अमाउंट of solute and solvent in a solution is called concentration. concentration बोलते हैं हम रिलेटिव अमाउंट, कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, इसको एक्सप्रेस करना। अब इसको एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसका मोलरिटी, रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको कैपिटल M से, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। एंड मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। यानी टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है, उसमें कितने ग्राम मोल डिजॉल्व किए हैं आपने सॉल्यूट के। तो मोलरिटी आप रिप्रेजेंट करेंगे M, मीन्स नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसमें, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हमने किसमें लिया है, लीटर में। तो नॉर्मली इट इज गिवन इन मिलीलीटर, आप कन्वर्ट करेंगे इसको 1000 से डिवाइड करके, ये ध्यान रखेंगे। और नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, अभी हमने बताया था नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकलता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये ध्यान रखेंगे आप। इससे आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, वेट रखिए सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, मैंने अभी आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना सिखाया था, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपका मोलरिटी आ जाएगी। अब सपोज हम कहें कि आपने 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 180 ग्राम डिजॉल्व किया ग्लूकोज, तो वेट कितना हो गया 180। अब मॉलिक्यूलर वेट आपको चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कैसे निकालेंगे ग्लूकोज का, C6H12O6, 6 कार्बन है, 1 कार्बन का 12, तो कैसे निकालेंगे 12 इंटू 6 इंटू 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 एटम ऑक्सीजन के हैं, 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, टोटल हो गया आपका 180।
तो मोल की वेट कितना हो गया 180। तो अब आप मोलिटी निकालेंगे सॉल्यूशन की, तो वेट कितना है आपका 180, मोल की वेट 180, वॉल्यूम 1, इट मीन्स क्या हो गया 1, आंसर इज 1। तो मोलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 1। इसको आप कहते हैं मोलर सॉल्यूशन, क्या कहते हैं आप, मोलर सॉल्यूशन। अब इन प्लेस ऑफ 180 ग्राम सपोज आप इसको कह देते हैं कि 1.8 ग्राम डिसॉल्व किया आपने। आप ये यूनिटरी मेथड सीखिए, इससे इन्फ्रेंस निकालिए, कंक्लूजन निकालिए, आपके न्यूमेरिकल्स अपने आप हो जाएंगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश ना करें, पहले थ्योरी को समझें और फिर न्यूमेरिकल फीड करें, आपके आंसर अपने आप आएंगे। अब सपोज हमने कहा 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो जब देखिए 180 ग्राम का 1 मोल था, तो 1.8 का कितना हो गया, देखिए 1 और 2 डेसिमल प्लेस चले गया, ठीक, 2 डेसिमल प्लेस चले गए मीन्स 1/100 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो मोलिटी क्या होगी, वेट कितना हो गया आपका 1.8, मोल की वेट कितना है 180 एंड डिवाइड बाय 1000, तो आंसर विल बी 1/100। आप कैलकुलेट करें इसको, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम किस पर, ये हुआ मोलिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी इज मोलिलिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी इज मोलिलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, एंड इट इज क्वाइट सिमिलर टू योर मोलिलिटी। मोलिलिटी के सिमिलर ही है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्यूशन नहीं लिया गया है, सॉल्वेंट लिया गया है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज इन kg, उसको भी आप लेते हैं किसमें, किलोग्राम में। ये थोड़ा सा फर्क है कि यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वॉल्यूम नहीं है। दिस इज कॉल्ड योर मोलिलिटी। अब एक क्वेश्चन इसमें नॉर्मली कई बार आता है बोर्ड में, और उसमें अक्सर पूछते हैं आपसे कि अमंग मोलिलिटी एंड मोलिलिटी विच वन इज बेटर एंड व्हाई, यानी कौन से वाला अच्छा है और क्यों अच्छा है। तो देखिए मोलिलिटी में जो फॉर्मूला आपने यूज किया था क्या था, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो सेम है, और यहां था आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। केवल डिनोमिनेटर में फर्क है, वेट है या वॉल्यूम है। अब आपको ध्यान नहीं रखना है कि लिक्विड और गैसेस में जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की आप मोलिलिटी मेजर कर रहे हैं, इस केस में टेम्परेचर के साथ मोलिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करने पर ज़्यादा हो जाएगी। देखिए वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलिलिटी कम होगी। तो टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होगा, मोलिलिटी की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट कभी चेंज नहीं होता, टेम्परेचर आप कम करें या ज़्यादा करें वेट उतना ही रहेगा। तो इसमें मोलिलिटी कभी चेंज नहीं होती, लेकिन सेम सॉल्यूशन की मोलिलिटी डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट हो जाएगी। यानी कि अगर आपने एक सेम सॉल्यूशन की मोलिलिटी मेजर की इंडिया में समर्स में, और जहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर आपने उसी सॉल्यूशन की मेजर की मान ली विंटर्स में, जब टेम्परेचर आपका 2, 3 और 4, 5 के आसपास है, तब मोलिलिटी में दोनों में फ़र्क आ जाएगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो हम यहाँ कहते हैं क्या, मोलिलिटी इज़ बेटर। इसलिए जितनी कैलकुलेशंस आपकी इस चैप्टर में की गई हैं, सभी जगह मोलिलिटी मिलेगा आपको, मोलिलिटी नहीं मिलेगा। ये यूज़ करेंगे आप किस में, प्रैक्टिकल में, जब आप टाइट्रेशंस करेंगे KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड, KMnO4 मोर सॉल्ट, वहाँ मोलिलिटी यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर हम इस चैप्टर में टोटल यूज़ करेंगे केवल मोलिलिटी। अब मोलिलिटी के बाद थर्ड क्वांटिटी आती है आपकी मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन, अब देखिए मोल का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन्स एक में से आपने 2 पीस किए तो 1/2, इट्स अ फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ
solute or solvent is the ratio of its moles with total number of moles. अब आप कहें कि सपोज एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट आपका B है, सॉल्वेंट आपका A है। ये भी ध्यान रखेंगे आप हमेशा पूरे चैप्टर में, सॉल्यूट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय B एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय A। सॉल्वेंट मेजर पार्ट है तो स्टार्टिंग हम सॉल्वेंट से करते हैं A और सॉल्यूट हमेशा B लिखा जाएगा। अब इसमें सपोज आपने B के नंबर ऑफ मोल्स सपोज आपने लिया है NB और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आपने लिया है Na, तो B के मोल्स कैसे निकलेंगे आपके? मोल मीन्स कैसे निकलता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। Na निकालेंगे तो वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। अब आप फ्रैक्शन की बात करें, सपोज आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आप किससे? X। आप कहें XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A मीन्स इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। A के मोल्स कितने हैं? Na अपॉन टोटल मोल्स मीन्स Na प्लस Nb। ऐसे आप करें सपोज B का मोल्स XB विल बी मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस Nb। निकल गया। अब XA मोल फ्रैक्शन है टोटल में से A का, और XB फ्रैक्शन है टोटल में से B का, तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे XA प्लस XB इट विल बी 1। फ्रैक्शन हमेशा जोड़ करके टोटल 1 ही आता है। आप 6th-7th क्लास में पढ़ते हैं इसी है कि फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, क्योंकि फ्रैक्शन निकालते ही हम 1 में से हैं।